Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Le Chatelier's principle. Let's start. In this video, we are going to discuss Le Chatelier's principle. बेटा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश जैसे ही हो जाता है, we discuss के इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए we have to specify the conditions के इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो चुका है by changing the temperature, by changing the concentration, by changing the pressure और volume, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो बेटा Le Chatelier's principle इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा और we'll use this concept कि किस तरह से रीगेन किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को जब वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो ठीक है, इस वीडियो को डिस्कस करते हैं और Le Chatelier's प्रिंसिपल के थ्रू हम किस तरह से इक्विलिब्रियम को रीगेन कर सकते हैं अभी अंडरस्टैंड करेंगे. सो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल, तो इसकी स्टेटमेंट है इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड. बेटा ये स्ट्रेस क्या हो सकता है? एनी टाइप ऑफ फोर्स. ये प्रेशर भी हो सकता है, इट कुड बी कंसंट्रेशन, इट कुड बी टेम्परेचर चेंज, जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा. इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी फैक्टर, दैट इज स्ट्रेस ओवर हियर. इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. तो हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन. सो in our experiments, our chemical reaction जो कि take place हो रहा होता है, that is called as system. System at equilibrium. Equilibrium को हमने last video में discuss किया क्या होता है? When the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and that is in moving in the opposite directions, dynamic equilibrium establish हो जाता है. तो बेटा system पे जैसे ही stress apply होता है, the system itself acts in such a way so as to nullify the effect of that change. जो स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो गई है, इक्विलिब्रियम इटसेल्फ रेजिस्ट दैट चेंज. उसको नल करने के लिए, जीरो करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, इक्विलिब्रियम दोबारा से रीगेन करने के लिए जो सिस्टम होता है वो खुद अपनी पोजीशन को चेंज करता है. यानी कि चेंज इन पोजीशन को हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे. देखो नंबर 1 पॉइंट क्या था? कंसंट्रेशन में चेंज. इट मींस बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब. बेटा कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन्हीं की पॉइंट्स पे पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. कंसंट्रेशन के चेंज से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए एक की पॉइंट याद रखें. व्हाट इज इट्स की पॉइंट? रिएक्शन will move from greater concentration to the lower concentration. Reaction will move from greater concentration to lower concentration. For example, you are given with one chemical reaction. मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, BiCl3 बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड वाटर में ऐड किया. इट इज गिविंग अस बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड जो कि होता है आर्टिफिशियल मिल्क. It has white precipitates, white PPT होते हैं इसके. It means it is insoluble, and HCl. तो बेटा what will happen if we will add HCl? By adding HCl, what will happen? By adding HCl, what will happen? क्या होएगा? बेटा HCl को ऐड किया है, it means we have more concentration of the products in this case.
तो बेटा की कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम ग्रेटर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय एडिंग HCl। HCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन किस तरफ को मूव करेगा, इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव in backward direction one point position of equilibrium किस तरफ को मूव करेगी, टू द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा जिस तरफ को रिएक्शन मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी उस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले जस्ट रिएक्शन की डायरेक्शन बताई है। इट मींस कि हम कंसंट्रेशन को चेंज करने से आइडिया लगा सकते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ को होएगी। रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नंबर 2, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट to the left. So that is our second point जो हमने यहां से एक्सट्रैक्ट किया है। एंड वी कैन ऑब्जर्व कि यहां पे है वाइट प्रेसिपिटेट, ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर होते जा रहे हैं, ठीक है। इट इज गोइंग टू डिसअपियर, वाइट प्रेसिपिटेट विल डिसअपियर एंड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हुआ है, दैट इज एक्वियस क्लोराइड। तो कलरलेस सॉल्यूशन आपके पास बनने लग गया है, वाइट प्रेसिपिटेट्स डिसअपियर होने लग गए हैं। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द थिंग्स के प्रोडक्ट्स में अगर HCl की एडिशन आपने की है तो इट मींस रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड में जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन ज्यादा होती जाएगी। तो BiCl3 एंड H2O विल फॉर्म मोर, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, रिएक्शन में इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बिकॉज इक्विलिब्रियम को रिलेट करवाना है आपने प्रोडक्शन के साथ, यील्ड के साथ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ BiCl3 एंड H2O विल इंक्रीज। प्रोडक्शन या यील्ड, ये दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं। यील्ड ऑफ BiCl3 और H2O इंक्रीजेस। डबल एरोज लगा रहा हूं, इट मींस इंक्रीज हो रही है। गॉट इट। सो ये है कॉन्सेप्ट आपके पास कंसंट्रेशन का। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस की कॉन्सेप्ट, ये की पॉइंट जो आपको बताया है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट एनी ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट, इट मींस कि कंसंट्रेशन को चेंज किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द रिएक्शंस डायरेक्शन एंड द प्रोडक्शन और यील्ड ऑफ दिस सब्सटेंसेस बाय यूजिंग द ली-चिटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा फैक्टर कौन सा था? द सेकंड फैक्टर वाज द टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर के लिए दो की पॉइंट्स याद रखें। इट डिपेंड्स के रिएक्शन कौन सा है। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक फेवरेबल होएगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे की पॉइंट लिख लेते हैं। हायर टेम्परेचर is favorable for endothermic reactions. For endothermic reactions. यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ मूवमेंट होएगी।
एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे दैट इज फेवरेबल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस दो तरह के हैं जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, या तो एंडोथर्मिक या तो एक्सोथर्मिक। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। लोअर टेम्परेचर is favorable for exothermic reactions. Okay. For example, we have Haber's process, that is one of the most important examples. या कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल्स को भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। नाउ आई एम यूजिंग वन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है हैबर्स प्रोसेस की। आई एम टेकिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल ओवर हियर। अगर आपके पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वी हैव ऑक्सीजन एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बेटा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। V2O5 कैटलिस्ट यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, विच ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। विल डिस्कस दिस आफ्टर दैट। तो अभी जस्ट इस पे फोकस करते हैं। टेल मी, अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज करना चाहता हूं तो बेटा मुझे कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज करनी चाहिए? इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ SO3, अगर मैं बनाना चाहता हूं यील्ड SO3 की इंक्रीज करना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना होगा इन दैट केस? बेटा इन दैट केस आई हैव टू ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एडिशन करनी होगी, मुझे रिएक्टेंट्स की एडिशन करनी होगी, ठीक है, सो दैट कंसंट्रेशन अगर यहां पे ज्यादा होगी इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट वी कैन गेट मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, बाय एडिंग SO2 and oxygen, yield of SO3 can increase. Yield of SO3 can increase. Got it? Now what is the effect of temperature? बेटा exothermic reactions कौन से होते हैं? Those reactions in which heat is given out. Most of the formation reactions are exothermic. तो यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फॉर्मेशन हो रही है SO3 की, और डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो SO3 is breaking down and converting into SO2 and O2. तो बेटा this side is endothermic, endo, and this side is exo. यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि बैकवर्ड में बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो बेटा SO2 O2 इट फॉर्म्स SO3, तो ये एक्सोथर्मिक है। नाउ I want to increase the yield of SO3. What should I do? Reaction is exothermic. बेटा forward reaction क्या है? Exothermic है. So exothermic reactions are favorable at lower temperature. So I have to decrease the temperature so that we can get more sulfur trioxide. So let me write down the answer now. By decreasing the temperature, more SO3 will form. So बेटा इस तरह से हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना है कि
इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी डिस्कस्ड कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फेवरेबल फॉर एट लोअर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा तो SO3 आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी. सो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास इक्वेशन दी जाती है कोई और, फॉर एग्जांपल यू हैव PCl5, it forms PCl3 and Cl2 and equilibrium is established in this reaction. तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो एंडोथर्मिक साइड कौन सी है. द फॉरवर्ड साइड इज एंडोथर्मिक. कैसे मुझे पता चल रहा है? बिकॉज यहां पे डिकम्पोजिशन हो रही है. डिकम्पोजिशन क्या होती है? दैट इज मोस्टली एंडोथर्मिक. और बैकवर्ड साइड क्या है? क्योंकि PCl3 और Cl2 कंबाइन हो रहे हैं एंड PCl5 बन रहा है. सो बेटा फॉर्मेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक. मैं मोस्टली की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस जो कि फॉर्मेशन तो होते हैं बट दे आर एंडोथर्मिक. फॉर एग्जांपल आपके थर्मोकेमिकल में ही ये एग्जांपल डिस्कस की जाती है कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इज हैपनिंग. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है. तो बेटा फॉर्मेशन तो वहां पे भी हो रही है. N2 plus O2 it forms 2NO. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन नेचुरली जो होती है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग की प्रेजेंस में ये हो सकता है क्योंकि जैसे ही बिजली चमकती है तो वहां से एनर्जी प्रोवाइड होती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को जो उसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करता है. अदरवाइज नाइट्रोजन तो इनर्ट है, एटमॉस्फेयर में 78% एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती. लेकिन जब उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, नाइट्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होते हैं. इन दैट सिनेरियो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म. ओके, सो देयर आर सम एग्जांपल्स जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है फॉर्मेशन का, लेकिन बहुत कम है. मोस्टली formation reactions are exothermic. So this is exo. Now tell me what will happen when the temperature decreases for this particular reaction. बेटा जब टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे what will happen? PCl5 बनेगा. ठीक है, yield of PCl5 increases. Equilibrium position किस तरफ शिफ्ट होएगी? टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड फॉर दिस रिएक्शन. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट साइड. गॉट इट? तो बेटा ये इस तरह से हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं व्हाट विल हैपन? डीकंपोजिशन रिएक्शन विल हैपन जिसमें PCl5 विल ब्रेक डाउन एंड मोर PCl3 एंड Cl2 विल फॉर्म. ठीक है, equilibrium shifts to the right hand side. Reaction will move to the right hand side in the forward direction. Endothermic reaction is favorable. PCl3 and Cl2 will form. PCl5 will decompose. तो ये तमाम पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूं, इनमें से कोई भी MCQ बन के आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, so now tell me what will happen if I will add Cl2 in this reaction. By adding Cl2 रिएक्शन की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो गई. सो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय एडिंग, या अगर PCl5 की एडिशन की जाए व्हाट विल हैपन? बाय एडिंग PCl5 व्हाट विल हैपन? रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बाय एडिंग PCl5 equilibrium shifts to the right side. Endothermic reaction favorable होएगा in that case, in that particular site. ठीक है,
फॉरवर्ड रिएक्शन होएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन विल हैपन। और फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे कौन सा है? दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होएगा। सो होप सो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। सो नाउ वी विल हैव प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, और डिस्टर्ब होने के बाद किस तरह से रीगेन किया जा सकता है। इसके लिए की पॉइंट लिख लें। When we will increase the pressure, reaction will move from greater number of moles to lesser number of moles. When the pressure increases, reaction will move from greater number of moles to less number of moles. And vice versa. It means कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम मोल्स की तरफ रिएक्शन मूव करेगा, और जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे लेस नंबर ऑफ मोल से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन मूव करेगा। ओके, लेट्स डिस्कस द सेम एग्जांपल जो कांटेक्ट प्रोसेस में हमने यूज किया होता है। रिएक्शन SO2O2 इट फॉर्म्स SO3। व्हाट विल हैपन इफ वी विल इंक्रीज द प्रेशर? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो क्या होएगा बेटा? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, रिएक्शन ज्यादा मोल से कम मोल्स की तरफ मूव करेगा। सो वी हैव 1 मोल प्लस 1 मोल, व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज 1। तो यहां पे 1 मोल है, यहां पे भी 1 मोल है, यहां पे भी 1 मोल है। सो रिएक्टेंट्स की तरफ 2 मोल्स हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का 1 मोल है। सो 2 से 1 मोल की तरफ रिएक्शन मूव करेगा, ज्यादा मोल से कम मोल्स की तरफ मूव करेगा। इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होएगा। व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, मोर SO3 विल फॉर्म। क्यों SO3 ज्यादा बन रहा है? बिकॉज रिएक्शन हैज टू मूव फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑन दिस साइड वी हैव 2 मोल्स, ऑन दिस साइड वी हैव 1 मोल, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है। और व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस, reaction will move from lesser number of moles to the greater number of moles. So in that case SO3 से SO2 और ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, this one. In that case what will happen? When the pressure increases, what will happen to this example? बेटा हमने कहा प्रेशर इंक्रीज करने से ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो टेल मी, इस इक्वेशन में किस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं? वी हैव 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। सो वी हैव 2 मोल्स ओवर हियर and we have 1 mole over here. So when the pressure increases, reaction will move in the backward direction. In that case, reaction will move to the backward direction. And PCl5 will form. Got it? तो बेटा यही कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करने होते हैं। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, effect of pressure is not applicable on those chemical reactions जहां पे reactants और products के moles equal होते हैं। Remember this point, and it is only applicable for the gases. First point, only applicable for the gases.
And the second key point, it is only applicable when we have unequal number of moles. When the number of moles of reactant equals to number of moles of product, no change will observe. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब डिफरेंट होंगे तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिर प्रेशर इंक्रीज करते जाओ। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस वन। फॉर एग्जांपल H2 and I2, it forms 2HI. तो बेटा what will happen when the pressure increases? What will happen to this equilibrium when the pressure increases? बेटा no change in equilibrium. No change will observe when the pressure changes. Got it? So now have a look over these questions. Question number 1 की तरफ move करते हैं. This is Haber's process. We can get maximum yield of NH3. NH3 की yield को मैं increase करना चाह रहा हूँ. तो बेटा remember the chemical equation. NH3 को बनाया किस तरह से जाता है, ठीक है? तो NH3 it forms when nitrogen reacts with hydrogen, it forms ammonia, ठीक है? तो अगर equation को हम लिखें तो I can write that particular equation over here. We have N2, we have H2, it forms 2NH3. This is our particular equation. For balancing this equation, I have to put 3 over here. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, it forms 2NH3. बेटा कहा जा रहा है maximum yield of ammonia we can obtain under following conditions. बेटा अमोनिया को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं. So forward reaction is exothermic. Forward reaction is exothermic. So बेटा exothermic is favorable at lower temperature. Except कहा हुआ है? So high temperature पे maximum yield आपको नहीं मिलेगी, less yield मिलेगी. High pressure की अगर हम बात करें, pressure के लिए concept क्या है? When we will increase the pressure, reaction will move from greater number of moles to lesser number of moles. We have 4 moles over here. And we have 2 moles over here. So जब हम pressure को increase करेंगे, reaction will move to the forward direction. So we can get more ammonia. तो NH3 high pressure पे ज़्यादा मिलेगा आपको. Use a catalyst. बेटा जब catalyst को use किया जाता है, catalyst can only increase the speed of reaction. ठीक है? ये production को increase नहीं करता. It only increases the rate of forward reaction as well as rate of reverse reaction. So catalyst has no effect over it. Withdrawal of ammonia. तो बेटा continual withdrawal of ammonia अगर किया जाए, अमोनिया बना है, उसको निकाल लिया, so यहाँ पे concentration कम हो गई, यहाँ पे concentration ज़्यादा है. So in that case reaction will move from greater concentration to lesser concentration. यानी कि forward दोबारा से movement होती जाएगी. अमोनिया बना, फर्दर आपने उसको रिमूव करवाया, फॉरवर्ड मूव करेगा. फर्दर आपने उसको रिमूव करवाया, अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा. अगेन आप उसको रिमूव करवा रहे हो. सो कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया विल गिव यू द मोर यील्ड ऑफ NH3. सो बेटा वी हैव टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है,
यूज ऑफ कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, सो यूज ऑफ कैटलिस्ट से यील्ड ऑफ NH3 को नहीं चेंज किया जा सकता, इट ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो इट विल मूव इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फर्दर अमोनिया आपको मिलता रहेगा। सो बेटा हाई टेम्परेचर पे भी आपको मैक्सिमम यील्ड नहीं मिलेगी, यूज ऑफ कैटलिस्ट से भी मैक्सिमम यील्ड नहीं ऑब्टेन कर सकते। सो अगर मैं इसको लोअर कर दूं तो वी कैन सेलेक्ट द सी ऑप्शन, ठीक है। सो बेटा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ऑफ दीज इक्विलिब्रिया इज द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड by increase in pressure? बेटा we have 2 moles over here, 2 moles over here, so यहां पे तो कोई प्रेशर का अफेक्ट होएगा ही नहीं। इंक्रीज इन प्रेशर किया जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ रिएक्शन मूव करे, वी हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन। तो बेटा प्रेशर का अफेक्ट नहीं है इस पे, नो अफेक्ट। रीजन अभी हमने यहां पे डिस्कस किया है, because it has equal number of moles of reactants and products. So ऐसे रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। We have 1 mole over here, 2 moles over here. तो इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो ये भी नहीं हो सकता, we have to select that option जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होए जब टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए। So we have 3 moles over here, 2 plus 1 and 2 moles over here. So in that case, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन विल मूव फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि फॉरवर्ड आएगा। सो वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन को भी देखते हैं, वी हैव 1 मोल ओवर हियर एंड 2 मोल्स ओवर हियर। सो प्रेशर को इंक्रीज करने से इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ज्यादा मोल से कम मोल्स की तरफ रिएक्शन मूव करेगा। सो दिस इज अनदर इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी इन दैट केस। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक की पॉइंट फर्दर डिस्कस करूंगा, केसी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। वी हैव डिस्कस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ओवर हियर। तो बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि केसी इनमें से किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है, आइदर केसी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बाय चेंजिंग द प्रेशर। नहीं जी, केसी का प्रेशर पे कोई अफेक्ट है ही नहीं। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। व्हेन वी विल चेंज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is not going to change. Yes, but in the case of temperature, equilibrium constant will disturb, उसकी वैल्यू चेंज होती है। when Kc वैल्यू के लिए 2 की पॉइंट्स लिख देता हूं यहां पे, उसी को याद रखें। Kc is directly proportional to temperature when the reaction is endothermic. यहां पे लिखा हुआ है ना, higher temperature is favorable for the endothermic reaction। इसी के लिए याद रख लें कि Kc वैल्यू is directly proportional to temperature for endothermic। और बेटा lower temperature is favorable for exothermic reactions। तो इसी के लिए याद रख लें कि Kc अगर exothermic reaction है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Kc डिक्रीज हो जाएगा। If we will decrease the temperature, Kc इंक्रीज होएगा। यानी कि in exothermic reactions Kc has inverse relation with the temperature. Kc is inversely proportional to the temperature. Kc वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। सो बेटा अगेन इसी स्टेटमेंट का ये दूसरा रुख है, ठीक है। दिस इज शोइंग यू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स कॉन्सेप्ट, बट दिस इज शोइंग यू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल है ना, दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट the change in the position of equilibrium। position of equilibrium पे क्या चेंजिंग आ रही है, उसी से हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन क्या हुई है। एंड द सेकंड थिंग, इक्विलिब्रियम एसोसिएट किया जाता है प्रोडक्ट्स के साथ, यील्ड के साथ, यील्ड ऑफ सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है। सो Kc is only dependent upon the temperature, not over the concentration,
pressure या volume. That is again the important MCQ. That's why I have mentioned these two key points over here along with the temperature Lee Chateliers principle को discuss करते करते हमने ये भी points को discuss कर लिया. So hope so ये complete topic आपको understand हो गया होगा. Now I am giving you one question which you have to answer me in the comment box. ठीक है? Let's take this example, this one. बेटा आपने मुझे बताना है how can we increase the production of NO2 in this particular reaction. NO, it reacts with O2 and it forms NO2. How can we increase the yield of NO2? Increase the yield of NO2. एक तो हमने डिस्कस कर लिया by increasing the pressure. तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन क्या क्या अफेक्ट होएगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो आफ्टर दैट, आफ्टर गोइंग थ्रू विद योर आंसर्स, तो इंशाल्लाह आई विल गिव यू माय फीडबैक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.